नमस्कार किसान भाइयों। दो वीडियो बनाए हमने पपाया के, पहला पार्ट था और दूसरा पार्ट था। दूसरे जो पार्ट में हमने दिखाया कि पपाया में ग्रोथ पीरियड में और फ्लावरिंग से लेके फर्स्ट पिकिंग मतलब अक्टूबर तक की अवस्था का हमने जिक्र किया था। तो किसान भाइयों, यहाँ से अभी आगे की बात होगी, सितंबर अक्टूबर में क्या परिस्थिति होगी। तो मोटा मोटी इसमें ऐसी परिस्थिति होगी कि पपाया का जो पेड़ होगा उसके ऊपर कम से कम आप समझो तो 10 से 15 किलो या 15 से 20 किलो पपीते लगे होंगे। फल छतरी बड़ी सी होगी। अभी अभी मानसून खत्म हुआ है और जाड़े का मौसम शुरू होगा, यानी कि अक्टूबर और नवंबर के 15 दिन तक, मतलब ये 1-1.5 महीना ऐसा है जहाँ पे रात को ठंडी होगी, दिन में गर्मी होगी। ऐसी सब परिस्थितियों के बीच में पपाया धीरे धीरे मौसम के एक पड़ाव से दूसरे पड़ाव में जाएगा, मतलब मानसून से लेके ठंडी के मौसम में जाएगा, नमी वाली मतलब ह्यूमिड क्लाइमेट में से ड्राई क्लाइमेट में जाएगा। तो यहाँ पे फिजियोलॉजिकल कुछ चेंज आने की संभावना है और रोग कीट का भी उपद्रव बदलने की संभावना है, फर्टिलाइजर भी बदलने की संभावना है। तो ये क्या क्या चेंज हो सकते हैं उसके बारे में हम पूरा ब्यौरा देंगे इसी वीडियो में, तो अंत तक बने रहना। तो जो भी पपीते के किसान हैं उनको ये लाभदायी होगा और आपके दोस्तों को भी लाभदायी हो, इसलिए आप जरूर शेयर करें, बेल आइकॉन पे दबा के रखिए। और दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट, अभी तक आपने अगर हमारे यूट्यूब चैनल को एग्रोस्टार इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही अभी ही सब्सक्राइब कर लें। पहले दो पपीते के वीडियो में आपने बहुत सारी कमेंट डाली थी, उसमें आपने बताया था कि हमको तीसरा पार्ट भी चाहिए और दूसरे फल सब्जियों के बारे में भी आपने जिक्र किया था। तो किसान भाइयों, मैं अभी आपको एक चैलेंज देने जा रहा हूं कि इस वीडियो में आप 100 से ज्यादा कमेंट डाल दो, ताकि हमारी टीम को लगे कि क्या इंपॉर्टेंस है, क्या हमको करना चाहिए, हमको गाइडलाइंस मिले, उसको चलते हुए हम ज्यादा से ज्यादा टॉपिक पे और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है कहीं मिस न हो जाए उस तरह से वीडियो बना के आपके सामने प्रेजेंट करते रहे और आपको फायदा पहुंचाते रहे। तो किसान भाइयों, चलो शुरुआत करते हैं कि हमने जहां पे दूसरा पड़ाव रोका था वहां से आगे की बात करते हैं। तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल है कि पपीता सितंबर और अक्टूबर के अंत तक आते आते जो पौधा है वो तकरीबन 15 किलो के आसपास में फल लेके बैठा होगा। उसके ऊपर नए छोटे फल बन रहे होंगे, उसके ऊपर नए फूल बन रहे होंगे और छतरी का गुम्मट अच्छा होगा, ऐसा मान के चलते हैं। तो यहाँ पे संभावना ऐसी है कि जैसे जैसे पपीते की साइज बढ़ती है, मतलब फल की साइज बढ़ती है, वैसे वैसे छतरी की साइज कम होती है। पिछली बार भी मैंने थोड़ा बहुत जिक्र करने की कोशिश की थी, लेकिन इस बार भी मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि आप मार्किंग करना खेत के अंदर या पपीते के कोई भी पेड़ पे, जो एक पत्ता होगा उसके नीचे 1, 2 या 3 फल लगे होंगे। 3 फल ज्यादा है, आपको 2 ही रखने हैं। थोड़ा सा आपको प्रूनिंग करना है, थिनिंग करना है, फ्रूट थिनिंग बोलते हैं उसको। तो फ्रूट रिमूवल का ऑपरेशन है वो करना है। फ्रूट रिमूवल के ऑपरेशन के बाद आपको सिंपल सा कोई फंजीसाइड स्प्रे करना चाहिए। वैसे नॉर्मली बहुत ज़्यादा रिकमेंडेशन भलामण तो नहीं है, लेकिन एक जैसे प्राथमिक उपचार जैसा कॉपर ऑक्सीक्लोराइड वगैरह को छिड़काव कर देना चाहिए तोड़ने के बाद, ताकि उसमें कोई नया बाहर से कोई फंगस बैक्टीरिया वगैरह ना लगे, कोई कीट वगैरह ना लगे इसलिए। लेकिन इस टाइम पे फ्रूट थिनिंग करना जरूरी है। एक पत्ता है, हेल्दी है, तंदुरुस्त है, उसके नीचे 1 या 2 पपीता है, अच्छा है। वो पपीता अगर एक अकेला है तो 3 किलो 4 किलो तक जाने की संभावना रहेगी। 2 है तो 2-2 2.5 किलो के 2 यानी 4 से 5 किलो जाने की संभावना रहेगी। फिर उसके लिए ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी, लेकिन ये फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है। तो पहले नंबर पे फ्रूट थिनिंग करना है। अभी फ्रूट थिनिंग हो गया तो आपको ध्यान रखना है कि नए नए ऊपर जो फल आते हैं तो पत्ते भी आते हैं, तो वाइस वर्सा पत्ते आते हैं तो उसके एक्सिल में, मतलब ऐसे पत्ता आया तो और ऐसे तुम्हारा स्टेम तना है और ऐसे पत्ता आया तो यहाँ पे एंगल पे फूल आएगा और उस फूल का फल बैठेगा। अभी यहाँ पे ध्यान रखने की बात ये है कि धीरे धीरे करके नीचे के पत्ते, जो बड़े बड़े पत्ते हैं, मतलब त्रिज्या 1 फुट और डायमीटर 2 फुट, मतलब बहुत बड़ा, इतना बड़ा पत्ता रहता है, वो पत्ते का साइज कम होने लगेगा। दोस्तों ये समझने वाली है, जैसे ही साइज कम होता है वैसे फोटोसिंथेसिस कम होती है और जाड़े का मौसम है, दिन की लंबाई कम है, सूर्य प्रकाश कम आ रहा है, तो बाय ऑब्वियस है आपने कितना भी अच्छा फर्टिलाइजर मैनेजमेंट कर लिया,
लेकिन पपीते की साइज जो मैंने बोला ना 3-4 किलो, 2.5 के 2 किलो, 4 से 5 किलो, वो नहीं होने वाला, वो 1-2 किलो में खत्म हो जाएगा, बराबर। इसलिए उसकी साइज बरकरार रखनी है। आपका टारगेट मैं आपको बताया पहला कि जैसे जैसे नए नए फूल आते हैं उसके साथ साथ में पत्ते भी आते हैं, या तो उल्टा सोचे, पत्ते आते हैं उसके साथ साथ में फूल भी आते हैं। पत्तों की साइज नहीं रुकनी चाहिए, पत्ते की साइज बड़ी होनी चाहिए। पत्ते से लेकर तने तक जो पर्णदंड होता है उसकी लंबाई भी आप देख लेना, क्रमशः कम होती 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 एकदम कम हो जाएगी, तब बंद हो जाएगा फूल आना। तो पहले नीचे देखो इतना लंबा होगा, 2.5-3 फीट, 4-4 फीट तक लंबे होते हैं पर्णदंड, और पर्णदंड मजबूत भी होता है। तो ये पर्णदंड जो होता है उसकी साइज भी बरकरार रहनी चाहिए। ये दूसरा टारगेट है। तीसरा टारगेट है नीचे जो पत्ते आपके लगे हैं उनको कोई कीट रोग से डैमेज होकर गिरने नहीं चाहिए, झड़ने नहीं चाहिए। नहीं तो आपका जो लगा हुआ माल है, मतलब जो उसके एक्सिल में, उसके जो कोने पे लगा हुआ फल है, उसका जो विकास है, मतलब ये 2.5-3 किलो 4 किलो तक होने वाला था, वो रुक जाएगा 1-1.5-2 किलो में, बराबर है। तो इस तरह से आपको देखना है। मैंने जैसे स्टेप बाय स्टेप समझाया, पहले तो पत्ता बड़े आने चाहिए, पर्णदंड आपका लंबा आना चाहिए, नीचे के पत्ते को प्रोटेक्ट करना है, सूखने नहीं देना है, फंगस से बचाना है वगैरह। और चौथा मैंने आपको बताया पर्णदंड भी मजबूत होना चाहिए, पत्ते भी मजबूत होने चाहिए। अब आते हैं मेन बात पे, ये कैसे करें, बराबर। क्योंकि पपीता जीनेटिकली, मतलब उसमें पोटेंशियलिटी है, उसमें ताकत है कि पत्ता आया, फूल का फल बनेगा ही बनेगा। एक पौधे पे जितने फल है उससे कम से कम 70% पत्ते तो होने ही चाहिए, क्योंकि नीचे वाले जो फल है वो मैच्योर होने के टाइम पे नीचे के पत्ते तो गिर गए होंगे, जड़ गए होंगे, वो 20-30% गिर जाएंगे। लेकिन 75, मतलब 75% पे आपको पत्ते होने चाहिए। ये एक दूसरा आप देख लेना कोई भी खेत में जाके, ऐसा अगर नहीं है तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, बराबर। तो दोस्तों ये कैसे मेंटेन करें, बड़ा पत्ता कैसे लाए, पहला सवाल। पर्णदंड कैसे मजबूत करें, नीचे के पत्ते को कैसे हेल्दी रखें। चौथा, टोटल नंबर ऑफ लीव्स, मतलब जितने भी फल है उससे 70-75% जितने आपको ये मेंटेन करने हैं पत्ते, वो कैसे मेंटेन करें। आपको न्यूट्रिशन मैनेजमेंट फर्स्ट बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे पूरी परिस्थितियां बदल गई है, क्योंकि अभी तक मॉनसून था, बारिश हो रही थी, नमी थी वातावरण में। अभी नमी नहीं होगी। अभी तक फूल ज्यादा थे, फल कम थे। अभी फूल कम होते हैं, फल ज्यादा होते हैं, और पकने वाले फल भी ज्यादा होते हैं। मतलब कुछ फल आप तुड़ाई करोगे, कुछ फल बड़े होते होंगे, कुछ फल की साइज एकदम एब्रप्टली बढ़ती होगी, और ऊपर से नए नए पत्ते और नए नए फूल भी आते होंगे, फूलों का फलीनीकरण भी होता होगा। तो अब तक हमने स्टेप बाय स्टेप फर्टिलाइजर डाला है, अभी से लेके मतलब अक्टूबर दिवाली के आसपास से लेके आगे आपको फर्टिलाइजर डोज भी बदलना पड़ेगा। तो वो क्या बदलना है मैं आपको बताता हूँ। अगर आपका पपीते का जो बगीचा है वो अगर ओपन फील्ड में है, कोई ड्रिप वगैरह नहीं लगाया है आपने, तो आपको इसी टाइम पे बहुत बड़ा डोज डालना है फर्टिलाइजर का। जैसे आप इस समय पे सिंगल सुपर फॉस्फेट डाल सकते हो 4 से 5 बैग प्रति एकड़, उसके साथ पोटाश डाल सकते हो 2 बैग प्रति एकड़। नीम की खली पहले भी डाली है आपने तो कोई बात नहीं, बराबर, अभी आप 2 बैग डाल दो। अगर बिल्कुल नहीं डाली है तो 3 से 4 बैग अभी डालो। ये फर्टिलाइजर इतना मिक्स करो, साथ में मैग्नीशियम सल्फेट पहले नहीं डाला है तो अभी 25 किलो डालो, पहले डाल दिया है तो अभी कम से कम 10 से 15 किलो डालो। पहले अगर सल्फर डाल दिया है तो अभी कम से कम 3 से 4 किलो डालो, और पहले नहीं डाला है तो अभी वापस आपको कम से कम 6 से 8 किलो डालना है सल्फर। अगर हो सके तो अभी 5 से 10 किलो मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट आपके राज्य का जो भी ग्रेड है वो डाल सकते हो, और नीम की खली या तो अरंडी की खली डाल सकते हो। यहाँ पे जब आप फर्टिलाइजर डालोगे किसान भाइयों तो एक प्रैक्टिकल चैलेंज आएगी। भाद्रपद के बाद नवरात्र आएगा, नवरात्र में धीरे धीरे ठंडी बढ़ेगी, बारिश बिल्कुल चली जाएगी, और उसके बाद में जाड़े का मौसम शुरू होगा, ठंडी पवन चलेगी, बहुत सारी फसलें सूखेगी क्योंकि जमीन सूखती है, वातावरण में नमी नहीं रहती है। अभी तक क्या था, पपीते के जो रूट्स थे, बराबर, जड़ें थी, वो खाने वाली जड़ें ऊपर ऊपर थी, अभी जड़ें नीचे जाएगी। आपकी जमीन मध्यम मतलब मीडियम सॉइल है, जहाँ पे आपको काली चिकनी मिट्टी भी थोड़ी है, थोड़ी पीली मिट्टी भी है, थोड़ी बलुई मिट्टी भी है, बराबर, या तो भारी मिट्टी है आपके वहाँ,
तो ये मिट्टी के अंदर भले ही पेड़ ऊंचे बनाए हो आपने, जड़ें ऊपर होगी, ऑक्सीजन लेने के लिए जड़ें ऊपर आती है। बारिश के कारण अंदर ऑक्सीजन नहीं जाता तो जड़ें ऊपर होती है और ऊपर ऊपर से ही खाना खाती है। तो इस समय पे आप ऑल्टरनेट इरिगेशन दें, भले जमीन में नमी हो तो भी, भले आपका ड्रिप हो तो भी ऑल्टरनेट इरिगेशन, एक में देना है एक में नहीं देना है, एक में देना है एक में नहीं देना है, ऐसा देना है पानी, भले नमी हो तो भी। अचानक से ये सूख गया, 4 दिन तक धूप आई, नवरात्र और श्राद्ध पितृपक्ष में बहुत गर्मी होती है वातावरण में, जमीन में से बहुत सारी नमी ऊपर जाती है, जमीन अचानक मतलब 3, 4, 5 दिनों में सूख जाती है, ऊपर की जड़ें सूख जाती है, पपाया एकदम बीमार हो जाता है। और ये पपीते के अकेले की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये ऑलमोस्ट सभी फसलों में होता है, लेकिन पपीता बहुत सेंसिटिव है इसलिए उसको ज्यादा झटका बैठेगा। और अभी तक आप सब खर्चा कर चुके, उत्पादन नहीं लिया है तो ज्यादा झटका बैठेगा तो आपको ज्यादा लॉस जाने की संभावना रहेगी, इसलिए स्पेशल केस में मैं बता रहा हूँ। इस समय पे यहाँ पे मैंने फर्टिलाइजर का रिकमेंडेशन किया है और यहाँ पे एक आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया है, बराबर। तो आपको यहाँ पे फर्टिलाइजर डालने से पहले मैंने जैसे बताया कि अगर आपके वहाँ ये सिचुएशन पैदा होती है तो आपको एक साइड पानी देना है, एक साइड पानी नहीं देना है, ऐसे करते 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 पूरे खेत में कर सकते हैं आप। और जहाँ पे पानी दिया है आपने वहाँ पे मतलब एक तना है, तने के आसपास में चरी बना के डाल सकते हैं, बराबर। और या तो जहाँ पे पानी दिया है वहाँ पे चरी बना के पपाया के तने से तकरीबन 1.5 से 2 फुट दूर, मतलब यहाँ पपाया का तना है, यहाँ से 1.5 से 2 फुट दूर ऐसी 1.5 से 2 फुट लंबी चरी बना के उसमें फर्टिलाइजर डाल सकते। किसान भाइयों, मैंने नाइट्रोजन का जिक्र यहाँ पे नहीं किया है, आप दूसरे पानी के साथ नाइट्रोजन दे सकते हो, बराबर। उसमें आप यूरिया नहीं दे सकते, यूरिया देना मना है पपाया में, लेकिन आप एमोनियम सल्फेट दे सकते हो। कैल्शियम नाइट्रेट दे सकते हो तो बहुत बढ़िया है, कैल्शियम नाइट्रेट अगर दे सकते हो आप 1 एकड़ में 20 किलो दे दो, फिर दूसरे पानी के साथ 20 किलो दे दो, फिर तीसरे पानी के साथ 20 किलो दे दो, तो 20-25 किलो आप डाल सकते हो। लेकिन अगर एमोनियम सल्फेट है तो 1 बैग प्रति एकड़ दे दो, फिर एक पानी के साथ मत दो, फिर दूसरे पानी के साथ दे दो। लेकिन अगर यहाँ पे आपके पास ड्रिप है और आपको ड्रिप से ही सब फर्टिलाइजर देना है तो यहाँ पे फॉस्फोरस का एक बड़ा डोज देना पड़ेगा, वो ड्रिप से नहीं परवड़ेगा। तो फिर भी आप मैंने जो अभी फर्टिलाइजर बताया उसका आधा डोज डाल दो, और आधा डोज जैसे आप 05234 और एमोनियम सल्फेट दोनों साथ में बहा सकते हो। मतलब सोमवार को आपने 05234 10 किलो प्रति एकड़ और 5 किलो एमोनियम सल्फेट ड्रिप में दिया, तो मंगलवार नहीं बुधवार को आपको मैग्नीशियम सल्फेट और सल्फर देना है, जो वाटर सोल्यूबल मतलब पानी में घुल मिल जाए ऐसा सल्फर आता है तो वो डाल सकते हो, वो नहीं आता है तो आप पहले फर्टिलाइजर के साथ आप सल्फर जमीन में डाल सकते हो। ये बुधवार को ट्रीटमेंट किया, गुरुवार को नहीं करना है, फिर शुक्रवार को आपको कैल्शियम नाइट्रेट डालना है और 13-0-45 डालना है, वो दोनों 5-5 किलो डालना है। ये जब चलाते हो, मैं वीक का शेड्यूल बनाया, उसमें महीने में एक बार आप जब वो मैंने मैग्नीशियम सल्फेट वाला डोज बताया उसके साथ में एक बार मतलब महीने में एक बार मिक्स माइक्रोन्यूट्रन जैसे न्यूट्री प्रो का जो फ्लो वाला लिक्विड वाला माइक्रोन्यूट्रन आता है वो 1 लीटर 1 एकड़ में महीने में एक बार दे दो। और जहाँ के आप जमीन में अगर आपने अरंडी की वगैरह की खली नहीं डाली है तो आपको लिक्विड स्वरूप में, बराबर, जैसे कि पिघल सकता है वैसा भूमि का WSF आता है वो कर सकते हो, या तो पावर जेल का घोल बना के ड्रिप में दे सकते हो। तो किसान भाइयों, ये ऑर्गेनिक केमिकल न्यूट्रिएंट वाइज मैंने जो भी इस समय की परिस्थितियों के अनुसार जो न्यूट्रिएंट बताया वो आपको अभी डालना है, और फिर ये सेम टू सेम आपको रिपीट करना है फिर से जनवरी मंथ में, अगर आपको जनवरी से भी आगे चलाना है। तो अगर आपने ये सब किया तो पहला काम आपने वो थिनिंग का किया था, दूसरा काम फर्टिलाइजर का किया, और तीसरा काम पपीते को रक्षा करना है, मतलब कोई कीट या रोग ना आए वो व्यवस्था करनी है। तो वो आपके जो मैंने पहले 5 चीजें बताई थी कि पत्ता हेल्दी और बड़ा आना चाहिए, पर्णदंड लंबा आना चाहिए, नीचे के पत्ते सूखने नहीं चाहिए, और ओवरऑल ये हेल्दी रहना चाहिए, पपीते की संख्या है वो बरकरार रखनी है। तो लास्ट में पपीते की मतलब फल की संख्या से लेके पत्तों की संख्या जो 75% रखनी है वो हो जाएगी मेंटेन, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा अनुभव है। बाकी आपका कोई प्रॉब्लम है तो मुझे यहाँ पे बता सकते हैं, बराबर। मैंने कमेंट भी डालने के लिए बोला था, ये भी आप कर सकते हैं। ये सब आप मेंटेन करते 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 मानो कि आप दिसंबर में पहुंचते हो, दिसंबर में कुछ प्रॉब्लम हुआ, मानो कि दिसंबर में थोड़ा मौसम हड़बड़ाया गड़बड़ाया और थोड़ी ज़्यादा ठंडी का मौसम आया,
सर्दियाँ ज़्यादा हो गई, रात का टेम्परेचर थोड़ा कम हो गया, तो यहाँ पे अगेन वायरस का आना संभवित है। तो यहाँ पे आपको चेक करना बहुत ज़रूरी है कि आपको, क्योंकि पहली वाली परिस्थिति में है ना वायरस का प्रॉब्लम ज़्यादा होता है। अभी वाली परिस्थिति में क्या होता है कि यहाँ फल बहुत ज़्यादा लगे हैं, न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा चाहिए। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि आपने नहीं दिया होगा या आप तो नहीं दे रहे हैं, बराबर। लेकिन कहीं न कहीं आपका 20-25 किलो फ्रूट जब लगा है, तब आपको बोरॉन और कैल्शियम की मात्रा हायर साइड चाहिए, जिंक की मात्रा हायर साइड चाहिए। वहां पे कहीं रुकावट आई, थोड़ा बहुत 10-20%, 50% कम दिया आपने, या तो जमीन के अंदर कृमि मतलब निमेटोड के कारण थोड़ा कम एब्सॉर्प्शन हुआ। जमीन के अंदर जो मैंने पहला भाद्रपद का प्रॉब्लम बताया था, उसके कारण जड़ें थोड़ी कम हो गई और न्यूट्रिशन कम लिया है, वो प्रॉब्लम आया। या तो कोई डिसीज के कारण जड़ें सूख गई इसलिए न्यूट्रिएंट कम एब्सॉर्ब किया, तो आपको बोरॉन कैल्शियम की डेफिशिएंसी कॉमनली देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे आपको बोरॉन और कैल्शियम का छिड़काव करना है। भले आपके पास उस समय पे पेड़ की हाइट बहुत ज़्यादा हो, स्प्रे करने में तकलीफ हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, लेकिन आपको कैल्शियम बोरॉन का एक उस टाइम पे डोज देना बहुत ही आवश्यक है। तो उसके कारण भी वायरस जैसे लक्षण आते हैं तो आपके लक्षण चले जाएंगे। एक एक्स्ट्रा जिंक का डोज देने से, आयरन का डोज देने से भी ये रिकवरी आ सकती है। नॉर्मली जनरली क्या होता है कि ठंडी के मौसम में पत्ते छोटे हो जाते हैं और पीलापन आने लगता है। कुछ सफ़ेद मच्छर, मिलीबग भी आक्रमण करते हैं, उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम होता है। अगर सफ़ेद मच्छर और मिलीबग वगैरह आए तो आप उसका कीटनाशी डाल के कर सकते हो, लेकिन कुछ भी नहीं और जनरल पीला से, तो आपको एक तो पहले कैल्शियम बोरॉन, उसके बाद में माइक्रोन्यूट्रिएंट का स्प्रे, और उसके बाद में कोई आपको जैसे लगता है कि कोई स्पेसिफिक पोषक तत्व की कमतरता है, डेफिशिएंसी है, तो उसके हिसाब से आप कर सकते हो। लेकिन वो पीलापन नहीं चलेगा, छोटा पत्ता नहीं चलेगा। उस समय पे क्या-क्या हो सकता है मैंने बताया, सब कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। लक्षण के आधारित पे आप ट्रीटमेंट कर सकते हो और ट्रीटमेंट के आधार पे आप पोषक तत्व या खर्चा सिलेक्ट कर सकते हो। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बताया कि दिसंबर में क्या-क्या आने की संभावना रहेगी। नॉर्मली आपने नीम की खली वगैरह डाला है तो निमेटोड वगैरह कम आएगा, जड़ों का विकास वापस हो जाएगा। लेकिन अब वो भी नहीं किया है तो आपको ज़मीन में ये पोषक तत्व यानी कि ऑर्गेनिक पोषण डालना पड़ेगा। उसके लिए आपके पास बहुत सारे उपाय हैं, जैसे कि आप भूमिका इंस्टेंट रिजल्ट वाला डाल सकते हो, ड्रिप है तो भूमिका WSF डाल सकते हो, कुछ नहीं है तो पावर जेल, मानिता, चहिता बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, वो आप 1 एकड़ में 1 लीटर घोल बना के डाल सकते हो। तो किशन भाइयों, यहाँ पे हम दिसंबर तक आ गए हैं। जनवरी में जैसे बताया कि नॉर्मल सिचुएशन चलती है तो पहला वाला डोज ही डालना है, फिर आगे चलाना है आपको, तो मार्च में वापस ये डोज डाल सकते हो और 1 महीने तक जैसे मैंने बताया वाटर सोल्यूबल का ट्रीटमेंट चला सकते हो। तो किशन भाइयों, यहाँ पे मेन काम खत्म होता है। ये पपीता अभी आगे भी चला सकते हो, ऐसे ही चलाना है और कुछ करना नहीं है उसमें। लेकिन आपके वहाँ कोई प्रश्न आते हैं तो जैसे मैंने बताया 100 कमेंट आनी चाहिए, वैसे 100 कमेंट डालो। फिर भी एक कॉमन प्रॉब्लम आते हैं जिसका मैं आपको जिक्र करने जा रहा हूँ। पपीते में नॉर्मली है ना शेप बिगड़ जाता है, जैसे मतलब ऐसे जैसे मेरा हाथ में पूरा पपीता फल बना, अगर ऐसा होता तो पूरा फल बनता, लेकिन ऐसा गैप रह जाता है। यहाँ पे जॉइंट बराबर होता नहीं है, जो फूल बना था फूल ऐसे बंद होता है और ऐसे जॉइंट बराबर बनता नहीं है। तो ये सब बोरॉन की कमतरता है, बोरॉन की डेफिशिएंसी, कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, बराबर। या तो वातावरण के कारण, फ्लक्चुएशन के कारण ऐसा हो सकता है, बराबर। ये कॉमन प्रॉब्लम है। अगर आपने फ्रूट थिनिंग नहीं किया है तो फ्रूट छोटे रहने की संभावना है। वायरस का जैसे मैंने एक रीजन पहले बताया था, अगले वीडियो में बताया था, आप देख सकते हो। और दूसरा अभी का प्रॉब्लम मैंने बताया, जैसे कैल्शियम बोरॉन की डेफिशिएंसी और सीजन चेंजिंग की प्रॉब्लम की वजह से होने की संभावना है। उसके साथ ही साथ में पौधा बहुत बड़ा हो जाने के बाद आप लोग स्प्रे नहीं करते हो, छतरी छोटी हो जाती है, तो छतरी भी मेंटेन करने का उपाय मैंने बताया, लेकिन उसमें भी एक ट्विस्ट कभी कभी आता है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जमीन के ऊपर बहुत सारे फल टूट के पड़े होते हैं, बहुत सारा जमीन के ऊपर सुगरी सब्सटेंस मतलब पपीता पका हुआ पड़ा होता है दो तीन जगह पे, तो वहाँ पे फंगस खास करके पीथियम वगैरह डेवलप होने की संभावना रहती है। तो वो डेवलपमेंट के कारण भी आपका पपीते का जो जड़ें हैं वो बहुत कम हो जाएगी, मतलब 100% कम नहीं होगी, थोड़ी थोड़ी कम हो जाएगी, तो वो ऊपर न्यूट्रिशन कम ले जाएगा, तो ये प्रॉब्लम आने की संभावना है। तो एंड तक आप नीट एंड क्लीन रखो, या तो आपको उसका ऑर्गेनिक मैटर जमीन में ही डालना है। आपकी भावना बहुत सही है, लेकिन उस भावना को चलते हुए आपको ट्राइकोडर्मा, सुडोमोनास वगैरह भी डालना चाहिए, ताकि जो पपीते की दुश्मन फंगस है वो बढ़े ना।
तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कॉमन फैक्टर है वो मैंने आपको बताया। और भी कोई प्रॉब्लम है आपके वहाँ जो मैं यहाँ पे मिस कर गया हूँ? मैंने आपको बताया वायरस के बारे में, मैंने आपको बताया न्यूट्रिशन के बारे में, फंगस के बारे में और निमेटोड के बारे में भी थोड़ा बहुत बताने की कोशिश की है। लेकिन आपके वहाँ क्या प्रॉब्लम है, आप हमें कमेंट डाल के बता सकते हो। हम आपके कहे अनुसार हम दूसरा वीडियो में भी जानकारी देंगे। तो किशन भाइयों खूब खूब धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। फिर से एक बार 100 कमेंट डालनी है, दूसरा बेल आइकॉन पे दबाना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है एग्रोस्टार इंडिया यूट्यूब चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। खूब खूब धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।